हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर जो विषय इतिहास है उसके चैप्टर 6 लेकर के आए हैं, इकाई 6 लेकर के आए हैं, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो यह पूर्ण रूप से फ्रेंड्स 10वीं बोर्ड के एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। अब तक जो 5 चैप्टर है इतिहास का वो मैंने वीडियो पूर्व में ही बना चुका हूँ। और क्लास 10वीं का एनसीईआरटी बुक से ही एक चैप्टर से लेकर के लास्ट तक मतलब संपूर्ण मैथ का वीडियो बना दिया है। और भौतिकी अर्थात फिजिक्स का भी सारे अध्याय से वीडियो बना दिया गया है। और यहाँ 5 चैप्टर पहले ही बना दिया गया हिस्ट्री का, इतिहास का। और यहाँ आपको इकाई 6 का शहरीकरण एवं शहरी जीवन, आज हम लोग इस अध्याय को देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इससे फ़ायदा होगा, अच्छा लगेगा तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मुख्य रूप से जो इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनका तो फ़ायदा निश्चित रूप से ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं, अब ज़्यादा समय हम लोग लेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं शीर्षक ही है शहरीकरण एवं ग्रामीण जीवन। तो पहले तो ये बात हम लोग समझेंगे कि शहरीकरण का अर्थ क्या होता है। यह शहरीकरण का अर्थ आखिर क्या होता है? तो किसी गांव का शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया शहरीकरण कहलाती है। क्या? तो यहाँ देखते भी हैं कि गांव का शहर या नगर के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया जहां गैर कृषि उत्पादन, व्यापार, व्यवसाय आदि आर्थिक क्रियाओं की प्रमुखता होती है, शहरीकरण कहलाती है। जाहिर सी बात है कि गांव में कृषि से उत्पादन वाला काम किया जाता है, खेती बाड़ी होता है, पशुपालन होता है। लेकिन शहरों में मुख्य रूप से व्यापार होते हैं, उद्योग धंधे होते हैं, व्यवसाय होते हैं, मतलब आर्थिक क्रियाओं की वहाँ प्रधानता होती है। और जबकि यहाँ पर कृषि और पशुपालन की प्रधानता होती है। तो ये हुआ शहरीकरण। अब यहाँ देखिए, गांव से बना गंज, गंज से कस्बा, कस्बा से शहर या नगर या फिर महानगर का विकास हुआ। अच्छा, गांव में मुख्य रूप से क्या हुआ? तो यहाँ पर खेती बाड़ी और पशुपालन से संबंधित काम हुआ। गंज एक छोटे बाजार के रूप में होता है जहाँ पर स्थानीय आवश्यकताएं जो होती है, जैसे पहले होता था सैनिक के लिए या फिर जो कुछ विशिष्ट लोग रहते थे, मतलब एक छोटा बाजार के रूप में वहाँ पर उनको फल, दूध, सब्जियाँ इत्यादि की आपूर्ति की जाती थी। अब इसके विकास के क्रम में आता है फिर कस्बा हुआ। तो एक आंचलिक आधार पर कस्बा एक छोटे शहर का रूप होता था, जो फिर वही सब जो दूध, सब्जी, आपके फल वगैरह की जो मांग थी उसकी पूर्ति की जाती थी, छोटे शहर के रूप में था, लेकिन आंचलिक रूप से ही था, गांव का ही क्षेत्र आता था। उसके बाद फिर शहर का निर्माण होने लगा या नगर का निर्माण होने लगा, जहाँ पर उद्योग धंधे की प्रमुखता हो गई, व्यवसाय व्यापार का प्रमुखता हो गया। यहाँ पर काफ़ी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने लगा। अब इसके बाद फिर विकसित होता है महानगर। जानते ही हैं 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाला महानगर कहलाता है। तो देखें आप, पहले गांव से हुआ गंज, गंज के बाद आ गया कस्बा, और कस्बा से फिर हो गया शहर या नगर, और नगर से फिर महानगर। तो एक एक करके इससे जुड़े हुए चीज़ को हम लोग देखेंगे, समझेंगे। चलिए, यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं गांव। तो फ्रेंड्स, यहाँ गांव में क्या था? तो गांव की जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। जानते ही हैं खेती बाड़ी होता है गांव में। इनकी आय का प्रमुख स्रोत कृषि संबंधी उत्पाद ही है, जैसे धान हो गए, गेहूं हो गए, दलहन, तिलहन इत्यादि सब, या फिर दूध प्रोडक्ट हो गए पशुपालन से, तो घी, मक्खन इत्यादि। हालांकि आजकल तो अब ऐसा स्थिति नहीं रहा, लेकिन फिर भी अभी भी है। अतः गांव का मुख्य विशेषता एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। तो जो भी अर्निंग का साधन है, पूंजी एकत्रित करने का साधन है, वह कृषि ही है, जो मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अब जाहिर सी बात है, कृषि करके तो कोई बहुत बड़ा अमीर नहीं बन सकता है। जो वर्तमान परिवेश है, छोटे मोटे किसान गांव में होते हैं, तो अच्छे से जीवन निर्वाह हो जाए, किसी तरह पेट भर जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, तो यह जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अब गंज या हाट क्या होता है? तो एक छोटे शहर से बाजार को गंज कहा जाता है। एक छोटे से बाजार को क्या कहा जाता है? गंज कहा जाता है। जैसे आप सुने होंगे विक्रमगंज,
साहबगंज, लालटेनगंज, तो कुछ इस तरह से वो पहले एक बाजार हुआ करते थे। गंज कपड़ा, फल, सब्जी, दूध एवं अन्य प्रकार के दैनिक उपभोग की वस्तुओं का विक्रय केंद्र था। गंज पर क्या होता था, जो छोटे बाजार थे वो कहाँ होता था, तो ये फल, सब्जी, दूध इत्यादि का वहाँ विक्रय होता था, वह एक बिक्री का केंद्र था। गंज विशिष्ट परिवारों तथा सेना के लिए सामग्री उपलब्ध कराते थे। कुछ विशेष जो परिवार होते थे, मतलब आर्थिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, या सैनिक होते थे, उनके लिए सामग्री उपलब्ध कराते थे। अब वो जब ये गंज या हाट और विकसित हुआ तो कस्बा बना। यह क्या था, तो ग्रामीण अंचल में स्थित एक छोटे शहर को माना जाता था। ग्रामीण अंचल में मतलब आंचलिक रूप से एक छोटे जगह के रूप में, एक छोटा शहर के रूप में माना जाता है, जो अधिकांश स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता था। जैसे में अब फर्नीचर का सामान चाहिए, कपड़ा चाहिए, फल, सब्जी, दूध, तो ये सब और कुछ प्रमुख व्यक्ति यहाँ पर रहते थे, तो ये कस्बा के रूप में विकसित हुआ। देख रहे हैं स्टेप, सबसे पहले गांव, गांव के बाद गंज या हाट, और हाट के बाद कस्बा। अब कस्बा के बाद देखिए शहर का विकास हुआ। शहर में क्या हो गया, तो शहर में गैर कृषि उत्पादन गतिविधि का केंद्र बन गया वो। क्यों, क्योंकि शहर में तो अब खेती जोगी जमीन है नहीं, तो वहाँ पर तो उद्योग धंधे ही होंगे ना। तो इस कारण से क्या हुआ कि शहर गैर कृषि उत्पादन संबंधी गतिविधि का केंद्र था। शहर उद्योग, व्यापार, वाणिज्य व प्रशासनिक इकाई का केंद्र था। कहने का मतलब वहाँ फैक्ट्री लगने लगे, उद्योग धंधे, दुकान हो गए, तो वहाँ काम करने के लिए मजदूर भी चले गए लोग। या फिर देखते हैं कि शहर से ही प्रशासन संचालित होता है। जो छोटा मोटा शहर बाजार होते हैं वहीं थाना होता है, देखते हैं ब्लॉक होता है या फिर जिला होता है। तो कुछ शहर से ही प्रशासनिक इकाई भी संपन्न की जाती है। अब महानगर आइए, तो शहर से फिर बना महानगर। किसी प्रांत या देश का विशाल और घनी आबादी वाला शहर, जो प्रायः वहाँ की राजधानी भी होता है। कहने का मतलब कि महानगर सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ इस तरह की बात होती है, जनरली देखा भी जाता है, किसी राज्य की या तो वह राजधानी होगा, या फिर क्या होगा, तो वह देश की राजधानी होगा। जैसे पटना बिहार राज्य की राजधानी है, मुंबई वह क्या है, तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है, जबकि दिल्ली हमारा देश पूरे भारत की राजधानी है। उसी तरह लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, मॉस्को रूस की राजधानी है। तो कुछ इस तरह से महानगर के विषय में होता है। अब देखिए शहर का विकास के कारण क्या हुआ, क्यों विकसित हुए, तो शहरों के विकास के उदय के कारण क्या हुआ, आधुनिक शहरों के विकास में औद्योगिक पूंजीवाद, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का प्रसार हुआ, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास हुआ। इन सब ने शहर के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब पैसे वाले लोग फैक्ट्री खोलने लगे, बड़े बड़े मशीन उद्योग धंधे लगाने लगे, तो उसमें मजदूर वर्ग लोग काम करने लगे। तो जिस वजह से जनसंख्या बढ़ा, और जनसंख्या बढ़ा तो उसके हिसाब से वहाँ स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, स्वच्छता के लिए बुनियादी व्यवस्था किए जाने लगा, तो शहर के रूप में विकसित हुआ, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बनने लगे। उपनिवेशवादी व्यवस्था में क्या हुआ, तो जो संभ्रांत देश थे, विकसित देश थे, वह गरीब देशों को शोषण करने लगे। क्या हुआ, अपनी जो आर्थिक रूप में वहाँ धन लगाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। जैसे उपनिवेश था ब्रिटेन का, भारत अपना, फिर साम्राज्यवादी प्रवृत्ति आई, मतलब राजनीति प्रभुत्व भी कायम कर लिया। करने का मतलब आर्थिक दृष्टि से तो शोषण करते ही थे, और डायरेक्ट रूप से ये शासन भी करने लगे। तो उसके लिए क्या होगा, अपने रहने के लिए अच्छे अच्छे घर बनाने लगे, आवागमन के लिए सड़कें बनाने लगे, फिर गाड़ियों का विकास होने लगा, फिर उद्योग धंधे विकसित हो गए, व्यापार वाणिज्य उत्तम प्रवृत्ति में चला गया। तो ऐसे क्या हुआ, शहरों का निर्माण होने लगा। लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था फिर धीरे धीरे आया, तो वहाँ से चूँकि प्रशासन संचालित किया जाना था, तो इससे भी शहरों के उदय के ये कारण बने। शहरीकरण की प्रक्रिया, कैसे कैसे शहर बने, तो ग्रामीण एवं सामंती व्यवस्था की जगह प्रगतिशील शहर व्यवस्था की ओर प्रवृत्ति बढ़ी। अब गांव से लोग प्रगतिशील शहर की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि वहाँ पर रोजगार था, स्वतंत्रता थी, विकास करने के लिए बहुत सारे अवसर थे। अब भूमि निवेश, तकनीकी खोज, अस्थायी कृषि, संपत्ति का जमाव, इसके फलस्वरूप श्रम विभाजन ने व्यावसायिक विशिष्टता को जन्म दिया। इन परिवर्तनों के आधार पर भी जीवन के उद्भव को एक आधार प्रदान हुआ। यह सभी शहरीकरण के प्रक्रिया में विशेष योगदान रखते हैं। कारण
इसका कारण हुआ जैसे भूमि में निवेश होने लगा, बड़े बड़े प्लॉट खरीदे जाने लगे, तकनीकी खोज होने लगी, साइंटिफिक बहुत बड़े खोज होने लगे, अस्थाई कृषि होने लगा जिससे लोग बसने लगे। अब तो उसको कच्चे माल चाहिए उद्योग धंधे का, तो उसके लिए भी चाहिए था। फिर सम विभाजन, एक बड़े पूंजीपति वर्ग हो गए, एक मजदूर वर्ग हो गए। तो इस तरह से क्या हुआ, तो व्यावसायिक विशिष्टता जन्म दिया और इन प्रवर्तनों के आधार पर शहरी जीवन का एक परिकल्पना हुआ और फिर इसके तरफ आकर्षण भी हुआ। इसमें फिर देखते हैं कृषक वर्ग की नगरों की ओर बढ़ना एक प्रगतिशील मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था के आधार पर संभव हुआ, जो प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित था। अब जो कृषक वर्ग थे वो समय के हिसाब से खेती करते थे, क्योंकि मौसमी खेती होती है, तो बाकी का जो समय बचता है तो वह नगरों में जा कर के और वहाँ जो उद्योग धंधे लगे हुए हैं वहाँ पर जा कर के काम करने लगे। तो क्या हुआ, इसके आधार पर एक प्रतियोगी, एक फैक्ट्री वो देख करके ज़्यादा फायदा हो रहा है तो दूसरी फैक्ट्री, या फिर जो विकास होने लगे उसके आधार पर वहाँ फैक्ट्री बनने लगे, उद्योग धंधे विकसित होने लगे। तो इस तरह से शहर का विकास होने लगा। आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा शहरी व्यवस्था के दो मुख्य आधार हैं, जनसंख्या का घनत्व एवं कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। शहरों में जनसंख्या का अधिक घनत्व एवं शहरों से गांवों में उनके आर्थिक प्रारूप में कृषिजन्य क्रियाओं के आधार पर अलग किया जाता है। और जाहिर सी बात है कि गांव में खेती होती है, पशुपालन होता है, जो शहर में नहीं होता है। और शहर में बड़े पैमाने पर व्यवसाय होते हैं, वाणिज्य व्यापार होते हैं, प्रशासन वहाँ से चलता है। वहाँ की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या ज़्यादा घनी होती है और गांव की जनसंख्या कम होती है। तो कुछ इस तरह से दोनों में भी भिन्नता पाई जाती है। अब शहर की विशेषता क्या है, शहर की विशेषता क्या है, देखिए हम लोग इस लाइन में देखेंगे। शहरी जीवन में आधुनिकता, शहरी जीवन तथा आधुनिकता एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे में आधुनिकता मतलब क्या, मॉडर्न, और शहरी जीवन जाकर के आप सिटी में रह रहे हैं तो लोग बोलता भी है, कमेंट में आप सुनते होंगे गांव घर में कि तुम तो मॉडर्न हो गया है बहुत, तुम तो बहुत शहरी हो गया है। तो आधुनिकता और शहरी जीवन एक दूसरे के पर्याय के रूप में ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। शहरी क्षेत्र को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। शहरी व्यक्ति के अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए असीम संभावनाएं प्रदान करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, व्यवसाय, स्वतंत्रता आदि सुविधाएं शहरों में उन्नत अवस्था में होती है। वहाँ पर अच्छे अच्छे स्कूल मिल जाएंगे तो शिक्षा मिल जाएगी, बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं तो स्वास्थ्य सुविधा भी अच्छी है, अच्छी सड़कें हैं, प्लस ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था है तो यातायात व्यवस्था बढ़िया है, व्यवसाय, उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगे हुए हैं। और वहाँ एक दूसरे से किसी को मतलब नहीं रहता है, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, तो वहाँ स्वतंत्रता भी होती है। जबकि गाँव में एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, घर परिवार को विशेष जानते हैं, कौन क्या है कैसे है। और लेकिन शहर में ये मुख्य रूप से अपने व्यवसाय से मतलब रहता है, तो एक तरह से वहाँ स्वतंत्रता रहती है। तो यह इसकी शहर की विशेषता है, क्योंकि अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति आपको शहर में हो जाती है। गांव एवं शहर में विभिन्नता कैसे है, तो ग्रामीण लोग के जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि और पशुपालन है तथा घरेलू उद्योग धंधे हैं। छोटे छोटे उद्योग धंधे देखेंगे, मिट्टी के कुछ बर्तन बना रहा है, कोई रुई बना रहा है, पटसन से कोई सनई बना रहा है, कुछ ही छोटे छोटे उद्योग धंधे रहते हैं। यह गांव की जनसंख्या सीमित होती है और एक दूसरे से भली भांति परिचित होते हैं, सुख दुख में भाग लेते हैं। यह ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जो जनता होता है उसकी विशेषता। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग कृषि उत्पादन गतिविधियों पर निर्भर होते हैं। शहर में तो रहते हैं लेकिन खाने के लिए चावल चाहिए तो वो गांव से चाहिए, दाल चाहिए, तिलहन, दलहन, ये सारे चीज़ गांव से चाहिए, तो ये निर्भर होते हैं। उद्योग धंधे, व्यापार व वाणिज्य प्रमुखता होती है शहरों की, और शहरों की आबादी सघन होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है गांव की अपेक्षा, क्योंकि गांव से भी लोग चले जाते हैं ना, इसलिए। शहरों की समस्या क्या है, तो शहरों के उदय ने निम्न समस्याओं को जन्म दिया। बाजारवाद का उदय, अब किसी भी चीज़ को बेचने वाली मानसिकता उत्पन्न हुई, चाहे वो शिक्षा हो तो उसके लिए कोचिंग, ट्यूशन, कपड़ा व्यापार, फर्नीचर का व्यापार, या फिर फूड प्रोडक्ट हो, जैसे आपको वहाँ पर खटाल वगैरह। तो हर क्षेत्र में वहाँ बाजारवाद उत्पन्न हुआ, किसी भी चीज़ को बेचने वाली मानसिकता उत्पन्न हुई। अब जनसंख्या घनत्व में वृद्धि,
अब जाहिर सी बात है गांव घर से भी लोग जा कर के शहर में रहना चाहते हैं, क्योंकि नगद उनको मिल जाता है, दिहाड़ी मिल जाता है, वेतन मिलते हैं, तो वह भी जाना चाहते हैं अब शहर में ही। तो जनसंख्या तो बढ़ेगा ही। मलिन बस्तियों का उदय, अब जाहिर सी बात है कि शहर में तो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, उनके उद्योग धंधे होते हैं, तो ये काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग शहर में रहते हैं, लेकिन ये बड़े घरों में रहते हैं क्योंकि सुविधा संपन्न व्यक्ति हैं, इनके पास पूंजी है, पैसा है, शिक्षित भी हैं। लेकिन ये जो मजदूर वर्ग, छोटे छोटे मजदूर वर्ग हैं, वो उन फैक्ट्रियों और व्यवसाय में जा कर के काम करते हैं। तो काम करेंगे तो रहने के लिए सुविधा इनको कहाँ चाहिए? तो जाहिर सी बात है कि कम पैसे वाला खोजेंगे, वैसी जगह खोजेंगे जहाँ किसी तरह हमारा गुजारा हो सके। तो इस तरह से जहाँ न मूलभूत सुविधा हो, या न हवा की अच्छी व्यवस्था है, न हवा आ सकता है, न पानी निकास की अच्छी सुविधा है, न पीने का ढंग का पानी है, तो इस तरह से मलिन बस्तियों का उदय होने लगा। आपराधिक प्रवृत्ति में वृद्धि, अब जाहिर सी बात है कौन कहाँ से आया है किसी को एक दूसरे से मतलब नहीं रहता है, सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तो इसमें क्या होता है, आपराधिक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं, किसी से क्या कहते हैं, डरा धमका करके उसे पैसे की डिमांड करने लगते हैं, मारपीट करते हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट करने वाला लगभग वहाँ कोई नहीं होता है, क्योंकि आप नहीं किसी को जानते हैं, ना आपको कोई जानता है। और गांव में तो एक दूसरे से परिचित है, लोग परिवार से परिचित है, समाज से, वंश से है, धर्म परंपरा, लेकिन वहाँ ये अनभिज्ञ है। तो अपराध प्रवृत्ति में शहरों में वृद्धि होती है। यातायात की समस्या, अब जाहिर सी बात है कि मान लेते हैं वहाँ जो सड़कें बनाई गई है, तो वहाँ पर आपको चलना चाहिए था 500 गाड़ियाँ, अब चल रहा है 10,000 गाड़ियाँ। भीड़ बढ़ेगी, जाम बढ़ेगा। गांधी सेतु पर देखते हो हमेशा जाम ही रहता है। या फिर ट्रैफिक की समस्या, चारों तरफ जाम जाम जाम, क्योंकि आवश्यकता से ज़्यादा जो जनसंख्या बढ़ गए तो गाड़ी से चलेंगे, मोटरसाइकिल से चलेंगे, कार से चलेंगे, टेम्पो से चलेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि वहाँ पर जो यातायात की है समस्या आ जाएगी। पहुँचना है 10 मिनट में तो आपको लगेंगे 1 घंटा। स्वास्थ्य परक सुविधाओं का अभाव, अब जाहिर सी बात है जैसे पीएमसीएच अभी देखते हैं आप, ये चल रहा है ना डेंगू की बीमारी, मान लेते हैं वहाँ 100 बेड है, अब बीमार हो गए 500 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति, तो कहाँ पर ये भर्ती हो पाएंगे? तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या अधिक होने के कारण स्वास्थ्य की समस्या भी उत्पन्न होता है। शहरों में प्रदूषण की समस्या होती है, अब ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी यूज होंगे, उद्योग धंधे हैं तो उससे जो धुआं निकलेगा तो वह भी प्रदूषित करेगा। गाड़ियों से जो निकलेंगे, एयर कंडीशन का लोग इस्तेमाल करते हैं तो उससे CFC निकलता है। और बहुत सारा लोग खाद्य पदार्थ के जो अवशिष्ट होते हैं, या भी चिकित्सा में जो व्यवहृत होता है वो अवशिष्ट पदार्थ, जैसे सुई हो गए उसमें और ग्लव्स हो गए, कुछ इस तरह के जो डॉक्टरी में सामान्य इलाज में प्रयोग किया जाता है उसका अवशिष्ट पदार्थ, तो ये सारे के सारे प्रदूषण समस्या के कारण बनते हैं। ये सब समस्या है शहरों का। सामाजिक बदलाव और शहरी जीवन में अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स कि आपको जो सामाजिक जीवन है यह शहरों की अलग होती है और ग्रामीण क्षेत्र का अलग होता है। सामाजिक बदलाव और शहरी जीवन, तो शहरों में नए सामाजिक समूहों का अभ्युदय हुआ। शहरी जीवन विभिन्न जाति, वंश, नस्ल, क्षेत्र, समुदाय, सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करता है। जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति कहीं से आया है, कोई कहाँ से आया है, उनका जाति क्या है, उनका वंश क्या है, उसका नस्ल क्या है, लेकिन सभी लोग एक समूह में रहते हैं, एक समुदाय में रहते हैं। तो विभिन्न अनेकता में एकता का रूप वहाँ देखने को मिलता है। लेकिन गांव में अधिकांश देखेंगे कोई खास वर्ग का रहेंगे, कोई खास जाति का रहेंगे, या भिन्न भिन्न रहेंगे तो उनका एक अलग टोला टाइप का रहता है। तो वह एक अलग क्षेत्र और यह एक अलग क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। व्यवसायिक व पूंजीपति वर्ग, शहरों के उद्भव का एक प्रमुख कारण व्यवसायिक व पूंजीपति वर्ग के उदय के साथ संभव हुआ है। यह वर्ग शहरों में उत्पादन एवं व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। जो पैसे वाले लोग हैं, फैक्ट्री खोलते हैं, व्यापार करते हैं, तो ये उत्पादन से जुड़े हुए हैं। मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति के कारण इस वर्ग के पास धन का संचय हुआ है। जाहिर सी बात है कि कोई भी उद्योग धंधा करेगा, व्यापार करेगा तो पैसा कमाने के लिए करेगा, तो उसके पास धन संचय हुआ, वो पूंजी उसके पास हो जाता है, पूंजीपति हो गए, अमीर हो गए। सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर यह विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक वर्ग था जो स्वतंत्र, उन्मुक्त एवं विलासी जीवन व्यतीत करता था। और इनका समाज क्या था, तो इनका समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा थी
शहरी समाज में यह वर्ग एक नए सामाजिक शक्ति के रूप में उभर कर आए। अब शहर में जाहिर सी बात है कि लोग जाएगा, कोई व्यवसाय करेगा, उद्योग धंधा लगाएगा, तो उनके पास पैसा होगा, और पैसा होगा तो देखते हैं मान सम्मान बढ़ जाएगा, क्योंकि आजकल तो आर्थिक युग है, बिना पैसे का कहीं कुछ नहीं। आप सुने भी होंगे एक मुहावरा, बाप न बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो यही वाली बात है कुछ। अब मध्यम वर्ग, तो शहरीकरण की प्रक्रिया ने मध्यम वर्ग को शक्तिशाली बनाया। शहरीकरण पूंजीपति को तो पूंजी वाला बनाया ही, अमीर बनाया ही, लेकिन मध्यम वर्ग को ही शक्तिशाली बनाया। शहरों में एक शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ। अब देखिए, एक तो हो गए बड़े बड़े पूंजीपति, अमीर हो गए, और एक हो गए गरीब, एक हो गरीब लोग, लेकिन बीच में मध्यम जो वर्ग के व्यक्ति थे, यह इनका समाज बना। जो क्या थे वे तो शिक्षित थे, क्या कर सकते, तो मजदूरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उतने गरीब नहीं हैं, और बड़े बड़े फैक्ट्री भी नहीं डाल सकते हैं क्योंकि उतने अमीर भी नहीं हैं, तो वो बीच में रहेंगे। क्या करेंगे, अब वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो मध्यम वर्ग का उदय हुआ, और तो शिक्षा ग्रहण करेंगे तो बुद्धिजीवी भी होंगे, और ये क्या करेंगे, तो यह वर्ग वेतन भोगी के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य करने लगे। पैसा लेकर काम करना, वेतन, जैसे शिक्षक लोग हो गया मध्यम वर्ग लोग, वकील हो गया, चिकित्सक हो गया मतलब डॉक्टर, इंजीनियर हो गया, या फिर क्लर्क हो गया, लिपिक। इन्होंने समाज में शोषण और अत्याचार के विरुद्ध अनेक आंदोलनों का भी नेतृत्व किया है। और जाहिर सी बात है कि पैसा कमाने के चक्कर में अमीर रहेगा, उद्योग धंधा लगाएगा, शिक्षा विशेष ग्रहण नहीं करेगा। गरीब व्यक्ति को अपना 2 वक्त की रोटी जुटाने में ही समय बीत जाता है, वो मजदूरी करेगा। तो बीच में पढ़ेगा कौन, मध्यम वर्ग। और मध्यम वर्ग पढ़ेगा तो जानेगा कि अपराध कौन कर रहा है, शोषण कौन कर रहा है, और शोषित कौन हो रहा है। तो शोषण कर रहा है अमीर, और शोषण किसको कर रहा है, गरीब व्यक्ति को। तो ये आवाज़ कौन उठाएगा, मध्यम वर्ग। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मध्यम वर्ग का स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। अब आइए श्रमिक वर्ग। तो श्रमिक वर्ग क्या है, आधुनिक शहरों में जहाँ एक और पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, तो दूसरी वर्ग श्रमिक वर्ग के रूप में भी उदय हुआ। जाहिर सी बात है कि अमीर होंगे तो गरीब ही होंगे ना। तो दूसरी ओर श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण भूमिहीन कृषक वर्ग बेहतर रोजगार की तलाश में बड़े पैमाने पर शहर की ओर पलायन किया। और जो भी जिनके पास भूमि नहीं था, तो गांव में कृषि भी नहीं कर सकते थे, तो रोजगार के तलाश में शहर में आ गए, बड़े पैमाने पर शहर की ओर पलायन किया। अब यह वर्ग कारखाने में मजदूर के रूप में काम करेंगे। अब जाहिर सी बात है, जाकर क्या करेंगे, पढ़े लिखे भी नहीं है, गरीब वर्ग से है, मजदूर वर्ग है, तो मजदूर काम करेंगे। कारखाना के मालिकों द्वारा इनको अत्यधिक शोषण किया जाता था। श्रमिक वर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए श्रमिक संघ की ये लोग स्थापना किए और आंदोलन किए। अब इनको सही से मजदूरी नहीं मिलेगा, समय पर मजदूरी नहीं मिलेगा, समय से ज़्यादा काम कराया जाएगा, तो ये क्या करेंगे, एक संगठन बना करके इसको आंदोलन करेंगे। तो ये इस तरह श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। अब हम लोग देखेंगे औपनिवेशिक भारतीय शहर। अब इसमें क्या हुआ कि औपनिवेशिक भारतीय शहर मतलब उपनिवेश हम लोग थे ना, किसके, अंग्रेजों के। भारत उपनिवेश था अंग्रेजों के, लगभग पूरे विश्व पर उसका शासन था ना। तो ये जो औपनिवेशिक शहर बम्बई थे, इसका कैसे विकास हुआ, हम लोग कुछ ही इस बात को देखेंगे। तो बम्बई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। बम्बई भारत का एक प्रमुख बंदरगाह था, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। जाहिर सी बात है कि बम्बई जो है अरब सागर के किनारे है ना, और यह महाराष्ट्र की भी वर्तमान समय में राजधानी है। तो यहाँ से कपास और अफीम जैसी वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। व्यापारी केंद्र होने के कारण यहाँ व्यापारी, महाजन, कारीगर और मजदूर भी बस गए थे। अब 1800 ईस्वी के आसपास बम्बई फोर्ट एरिया शहर एक केंद्र बिंदु था। कौन था, 1800 के आसपास बम्बई फोर्ट एरिया शहर एक केंद्र बिंदु था, जो 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग में नेटिव या स्थायी निवासी रहते थे, तो दूसरे भाग में यूरोपीय अर्थात गोरा लोग निवास करते थे। रंगभेद वाली बात थी, वे लोग अपने को श्रेष्ठ समझते थे, भारतीयों को हीन समझते थे। तो ये 2 भाग में रहते थे। जो अस्थायी निवासी थे एक भाग में रहते थे, और दूसरी भाग में वे गोरे लोग रहते थे, यूरोपीय लोग रहते थे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो आपको कपड़ा मिलों के कारण लोग बम्बई में आकर बसने लगे, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे, कपड़ा के मिल लगे, तो उसमें आकर मजदूर लोग काम करते थे, पैसा कमाते थे जीवन यापन करने के लिए। बम्बई में आबादी का दबाव बढ़ने लगा, फलतः लोग घनी आबादी वाले
चावल किसको कहा जाता है? तो बहुमंजिली इमारत जो लोग इसलिए बनाया था कि मजदूर वर्ग लोग आकर के रहते हैं और उसे लोग पैसा कमाता था, मतलब रेंट पर रूम देता था। तो चावलों में रहते थे, मतलब बहुमंजिली इमारतों में रहते थे। व्यापारिक उद्देश्यों एवं आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए समुद्री जमीन को विकसित किया जाने लगा। अब जाहिर सी बात है, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने लगे तो ज़मीन तो बढ़ेगा नहीं, तो समुद्र के आसपास के जो इलाका थे उसको विकसित करके आवास बनाए जाने लगे, घर बनाए जाने लगे। 1784 में भूमि विकास परियोजना लागू की गई बम्बई में ही, और 1898 में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई। कहाँ? तो भारतीय राज्य बम्बई में ही। 1918 ईस्वी में बम्बई के मकान में महंगे किराए को सीमित करने के लिए किराया कानून पारित किया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है मजदूर वर्ग के लोग आते थे तो उनके पास तो किसी भी तरह रहना था, काम करना था। तो उसके जो मालिक थे, घरों के जो मालिक थे, वो क्या किए तो मनमाना वहाँ पर किराया पर उसको देने लगे, मनमाना रेंट रखने लगे। तो इसलिए इसकी वजह से बम्बई में उसका भी एक नियम बना। अब हम देखते हैं अपना बिहार की राजधानी पटना, जिसको पाटलिपुत्र के नाम से पहले जानते थे। तो पटना शहरीकरण की प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्राचीन काल में पटना पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। अब जैसे पाटलिपुत्र कहें तो 5 नाम से जाना जाता था: पटना, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद, कुसुमपुर और पुष्पपुर। ये सारे नाम पटना के ही हैं। तो प्राचीन काल में यह नगर शिल्प कला, व्यापार, शिक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, क्योंकि आप जानते ही हैं पटना कलम आप नाम सुने हुए थे, और पहले मगध साम्राज्य था यहाँ। और मगध में जैसा कि आप जानते हैं नालंदा का नाम सुने होंगे, जो पूरे विश्व का प्राचीन विश्वविद्यालय ये मगध क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता था, लेकिन वर्तमान समय में भी नालंदा अलग जिला है। तो हम कुछ पौराणिक बात करें तो उस पर हम जाएंगे तो देखेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ पटना की हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध शासक आ गया ना, अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र के एक सैनिक शिविर के रूप में बनाया था। क्या किया था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासक अजातशत्रु थे। अजातशत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार के था, पिता की हत्या करके बना था, हरेक वंश से था। तो यह पाटलिपुत्र में एक सैनिक शिविर बनाया था। कालांतर में, मतलब बाद में, यही मगध साम्राज्य की राजधानी बन गया। मगध साम्राज्य की पहले राजधानी कहाँ थी? तो आपको राजगीर था, जिसको गिरिब्रज के नाम से लोग जानते थे। अब यहाँ देखिए मौर्यकालीन राजप्रसाद, मतलब मौर्य काल में राजा के महल, राजप्रसाद मतलब राजमहल के अवशेष दक्षिण पटना के कुम्हरार जो पार्क है वहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि मौर्य काल में राजप्रसाद था, मतलब महल था, प्राप्त हुए हैं, अभी भी है उसका अवशेष। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन अनेक पहलुओं पर चर्चा यूनानी निवासी मेगास्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक में की गई है। सेल्यूकस निकेटर का ये क्या था? राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और पटने आया था और यहीं से चला गया था। तो इसका विस्तृत वर्णन जो है मेगास्थनी अपने पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के विषय में किया है। अब देखिए यहाँ 1666 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु भी कहिए गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ था, तो इसलिए भी पटना प्रसिद्ध है। अफगान शासक शेर शाह सूरी के समय यह प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, इसलिए पटना की खासियत है। और मुगल शासक अकबर के शासनकाल में पटना एक व्यापारी केंद्र के रूप में विख्यात था। 18वीं शताब्दी में मुगल राजकुमार अजीमुशान इस नगर के नवनिर्माण कराया और इसे अजीमाबाद नाम दिया। अभी मैंने बताया था ना, अजीमाबाद भी नाम है पटना का। तो अजीमुशान ने इस नगर का नवनिर्माण करवाया और इसका नाम अजीमाबाद दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पटना व्यापारी केंद्र बना, जहां अनेक देशों के व्यापारी सक्रिय रहते थे। तो इस तरह से पटना का खास स्थान था। अब यहाँ पर हम विश्व पटल की बात करें तो सिंगापुर का, सिंगापुर सब लोग नाम सुने होंगे। सिंगापुर एक सुनियोजित शहर है जो विश्व नगर विकास का एक आदर्श प्रस्तुत करता है। 1965 ईस्वी में पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ली कुआन एव के नेतृत्व में सिंगापुर को आज़ादी मिला। जैसे हमारे देश को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। उसी तरह सिंगापुर को 1965 में पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष ली कुआन एव के नेतृत्व में सिंगापुर को आज़ादी मिला। सिंगापुर के सुनियोजित विकास के लिए आवास,
एवं विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। आवासीय खंडों और जन स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए निकासी एवं अन्य स्वास्थ्य परक सुविधाओं का व्यवस्था की गई। सड़कों का निर्माण किया गया। परिवहन व्यवस्था को नियंत्रित किया गया। यातायात नियम बनाए गए। शहर में लोगों को आने पर नियंत्रण रखा जाने लगा और इस तरह सुंदर और स्वच्छ सिंगापुर शहर को व्यवस्थित बसाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि जिस तरह हमारा जो बम्बई था अनियोजित टाइप से वह विकास किया, लेकिन सिंगापुर एक एशिया में जो शहर है यह व्यवस्थित ढंग से इसका विकास हुआ। अब देखिए यूरोप की बात करें, पेरिस की, अच्छा पेरिस जान लीजिए। पेरिस क्या है? एक राजधानी है। किस देश की? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अब अभी समय में फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। अच्छा, पेरिस में आप जानते हैं एफिल टावर है और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। तो ये सभी जानकारी आपको जानना चाहिए। तो बोरान हासमैन ने पेरिस के पुनर्निर्माण का काम किया। शहर में सीधी एवं चौड़ी सड़कें बनवाई। बुलेवर्ड्स अर्थात छायादार सड़क, पार्क और खुले मैदान का निर्माण किया गया और इस तरह विकसित किया गया पेरिस को, फ्रांस की राजधानी को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फैशन की नगरी भी कहते हैं। शहर में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात किए गए। पेरिस ऐसी राजधानी के रूप में जाना जाता है जो केवल वास्तुकला के लिए नहीं बल्कि सामाजिक एवं बौद्धिक केंद्र के रूप में भी विख्यात है। कौन? तो पेरिस। इस तरह से पेरिस का खास महत्व है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे व्यावसायिक पूंजीवाद के बारे में। तो यह क्या है? तो व्यापक स्तर पर व्यवसाय, बड़े पैमाने पर उत्पादन, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, काम के बदले वेतन, मजदूरी का नगद भुगतान, गतिशील एवं प्रतियोगी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्रता, उद्यम, मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति, मुद्रा, बैंकिंग, बीमा, अनुबंध कंपनी, साझेदारी, ज्वाइंट स्टॉक, एकाधिकार आदि व्यावसायिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता रही है। अर्थात जो व्यावसायिक पूंजीवाद है वहाँ पर ये सारे चीज़ पाए जाते हैं। अब चलिए 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी देखिए 10 लाख से बढ़ के 40 लाख हो गई। तो समझ सकते हैं आप औद्योगिकीकरण से, शहरीकरण होने से कितना जनसंख्या घनत्व बढ़ा है। विश्व की पहली भूमिगत ट्रेन 10 जनवरी 1863 ईस्वी में बना, मतलब मेट्रो ट्रेन की बात कर रहा है। यह रेलवे लाइन लंदन की पेडिंगल से कैरिंगस्टन स्ट्रीट के बीच स्थित है। देखिए 1863 में ही मेट्रो रेल लंदन में बन गया था इंग्लैंड में, और पटना में तो आप देख रहे हैं अभी तक निर्माण कार्य जारी है, अभी चालू नहीं हुआ है। देखिए कब तक होता है। लेकिन वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं बम्बई में, कलकत्ता में, लखनऊ में मेट्रो, दिल्ली में मेट्रो सेवाएं उपलब्ध है। 1870 ईस्वी में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून लागू किया गया और फिर 1902 ईस्वी में हम लोग देखते हैं कि फैक्ट्री कानून के अंतर्गत बच्चा को कारखाना में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1902 में, कहाँ में? इंग्लैंड में। वास्तुकार एबेनेजर हावर्ड लंदन में गिर्द हरित पट्टी विकसित की जिसे गार्डन सिटी के नाम दिया गया, जिसको गार्डन सिटी नाम दिया गया। कहाँ? ये इंग्लैंड में, मतलब लंदन में। शहरों के विस्तार में भव्य परकोटे का निर्माण हुआ। लंदन भारी संख्या में प्रवासियों को आकर्षित करने में सफल हुआ। बड़े बड़े उद्योग धंधे यहाँ पर हालांकि नहीं थे दूसरे शहरों के मुकाबले, लेकिन फिर भी यह प्रवासियों को आकर्षित करने में सफल रहा। विकासशील देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। नगर के प्रति लोग ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। कहाँ? विकासशील देशों में। नगर प्रबंधन के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन स्वास्थ्य, जन यातायात साधन इत्यादि का उपाय किए गए। और यहाँ फिर देखते हैं हम लोग कि ब्रिटेन में जो मैनचेस्टर है, लंकाशायर है, शेफील्ड है, ये सारे के सारे क्या हैं? तो औद्योगिक नगर थे। तो फ्रेंड्स हम लोग इस तरह से इस चैप्टर को देखा, हिस्ट्री के इकाई 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन का। तो फ्रेंड्स आने वाला जो मैट्रिक एग्जाम है इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। 1-2 बार आप देख लेंगे तो याद आ जाएगा
और ये मुख्य मुख्य पॉइंट है, तो इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा तरह से लिख सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ठीक लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा, और शेयर कर देंगे जो भी ग्रुप्स होंगे, और सब्सक्राइब कर लेंगे मुख्य रूप से, क्योंकि जो वीडियो आएगी आपको प्राप्त हो जाएगा। अब तक वीडियो मेरे साथ बने इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।